अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एंजाइटी डिसऑर्डर शुरू की थी और हमने जो इसका पार्ट फर्स्ट था, तो वो पार्ट फर्स्ट में इस लेक्चर की उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एंजाइटी एंड व्हाट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर। इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ा था। फिर इसके बाद जो है ना हमने एंजाइटी की डिफरेंट लेवल्स पढ़ी थी। साथ में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर का जो काजेज होती थी उसके लिए जो थ्योरीज रिप्रेजेंट की थी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, तो वो भी हमने क्या की थी, उस पार्ट में हमने पढ़ी थी। इसी पार्ट में हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन की कुछ डिसऑर्डर जो टाइप्स है उस टाइप्स को हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो बेसिकली उन टाइप से हम फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पार्ट में एक्सप्लेन करवाया था कि एक है DSM-4 है, एक DSM-5 है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन जो DSM-4 के तहत हुआ है, तो उस पे हमारा जो कंटेंट है या जो हमारा सिलेबस है तो वो DSM-4 पे बेस करवाता है। लेकिन हम साथ में DSM-5 भी पढ़ेंगे क्योंकि 2013 से जो है ना ये इसका जो न्यू एडिशन है DSM-5 का तो 2013 में आया, तो वो साथ में हम पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है। कुछ डिसऑर्डर है जो इन कुछ डिसऑर्डर एक्सक्लूड की गई है, कुछ डिसऑर्डर इंक्लूड की गई है, बाकी सेम टू सेम है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे सिर्फ वही डिसऑर्डर जो दोनों में सेम है, जो DSM-4 में भी है और DSM-5 में भी एंजाइटी की अंडर आती है। सिर्फ वही डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में फिर जो एक्सेप्शंस होते हैं जो DSM-5 में सिर्फ ओनली अभी इंक्लूड की गई डिसऑर्डर्स है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप में इंक्लूड की गई, सिर्फ वही जो है ना हम फिर इससे बाद जो पार्ट आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज जो है ना हम पढ़ेंगे DSM-4 के अंदर और DSM-5 के अंदर जो एंजाइटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन है, इन दोनों में जो सिमिलर है वही हम सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, सो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैनिक डिसऑर्डर। ओके, अब पैनिक डिसऑर्डर क्या है, किस तरह ये आता है। पैनिक डिसऑर्डर को सबसे पहले हम इसको कहते हैं एक्यूट पैनिक अटैक भी इसको हम कहते हैं। ओके, अब पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो है ना होता है एब्रप्ट सर्जेस ऑफ इंटेंस फियर आर डिस्कम्फर्ट दैट रीच टू पीक विद इन मिनट। अब इसमें क्या होता है, सिंपली ये होता है कि इसमें इंटेंस फियर आपको फील होता है या डिस्कम्फर्ट, इंटेंस फियर आपको फील होता है या डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब ये फियर या डिस्कम्फर्ट इतनी इंटेंस होते हैं, इतनी ज्यादा सीवियर होते हैं कि विद इन मिनट्स जो है ना ये पीक तक पहुंच जाते हैं। तो जब पीक तक ये विद इन मिनट्स पहुंच जाते हैं तो फिर आपको आते हैं पैनिक अटैक्स आपको आते हैं। अब पैनिक अटैक्स में आप क्या है तो हम इसकी साइन सिम्टम में पड़ेगी। सिर्फ आप इधर इसकी इंट्रोडक्शन भी समझ ले कि पैनिक अटैक्स जो है ना या पैनिक डिसऑर्डर में आपको आते हैं इंटेंस फियर और इंटेंस डिस्कम्फर्ट जो विद इन मिनट में जो है ना वो पीक तक पहुंचते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है तो हम पढ़ते कि कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट पैनिक अटैक। अब इसमें जो है ना रिकरेंट पैनिक अटैक्स आपको आते हैं। तो रिकरेंट पैनिक अटैक से हमने पहले भी सिम्टम पढ़ी थी, अभी भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पैनिक अटैक्स कितनी मरतबा आते हैं, रिकरेंट का मतलब क्या है, तो ये आएगी जो DSM-5 जो इसके लिए क्राइटेरिया वजह किया, तो कहते हैं कि ये पैनिक अटैक जो है ना ये लाजमी है कि आ रही होगी 4 अटैक्स 1 मंथ में, एक हफ्ते 1 मंथ में या 4 वीक्स में 4 अटैक्स इसकी जरूर आते होंगे। अगर इससे कम हो तो फिर उसको हम पैनिक डिसऑर्डर नहीं कह सकते, फिर वो होते क्या, फिर वो होते पैनिक एंजाइटी होता है, वो पैनिक डिसऑर्डर फिर नहीं होता, या एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होता। जो हमने पहले इससे पढ़ा था कि जो पैनिक वो होता है ना पैनिक एंजाइटी, तो पैनिक एंजाइटी का ये था कि उसका ड्यूरेशन शॉर्ट था। क्या था उसका ड्यूरेशन शॉर्ट था, वो 10 मिनट्स के लिए अफेयर होता था फिर गायब हो जाता था। और ज्यादातर जो है ना वो ऐसा होता था कि वो तकरीबन 2 महीने बाद, 1 महीना बाद, 3 महीने बाद उसका एक अटैक आता था पैनिक एंजाइटी का। लेकिन पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का जो वो है तो वो 4 अटैक्स पर मंथ जो है ना वो जरूर आती होंगी, अगर नहीं हो तो फिर वो नहीं हो सकती। ये पहला करेक्टर है इसका। दूसरा करेक्टर इसका आंसेट ऑफ विच इज अनप्रेडिक्टेबल। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि ये जो आंसेट होता है ना, आंसेट अनप्रेडिक्टेबल होगा, अनजस्टिफाइबल होगा,
अनजस्टिफाइबल होगा और अनप्रेडिक्टेबल होगा। इसका मतलब ये पहले भी हमने आपको समझाया था कि एंजाइटी डिसऑर्डर जितने भी होते हैं ना, इसमें आपको इमोशंस आती है, लेकिन इमोशंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं या अनजस्टिफाइबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ये सोचता है कि मुझे जो है ना अभी सांप काटने वाला है, और सांप के काटने से जो है ना उधर उसको डायरेक्ट फियर शुरू होना होते हैं, फियर अटैक्स उसको आते, डायरेक्ट जो है ना उसको क्या होता है, फियर शुरू होना होते हैं कि मुझे अभी सांप जो है ना वो काट रहे हैं। तो फिर ये क्या है, लेकिन सांप होता नहीं है, इन रियलिटी में सांप होता ही नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल या अनजस्टिफाइबल वो है कि लोग उसे कहेंगे कि आप तो पागल बन गए हो, यहाँ पे सांप वगैरह तो कुछ भी नहीं है और आप ऐसे ही कह रहे हो। तो क्या है, अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स होते हैं, ये एंजाइटीज का अनप्रेडिक्टेबल होगा और 4 अटैक्स पर मंथ होगी, मैनिफेस्टेड बाय इंटेंस एप्रीहेंशन। तो इसमें क्या होता है, इंटेंस एप्रीहेंशन होता है, जिसके हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें एप्रीहेंशन या फियर अटैक्स होते हैं। एप्रीहेंशन का मतलब ये कि आप किसी मिसफॉर्चून के बारे में पहले से जो है ना वो क्या करें, एंटिसिपेट करवाए। एंटिसिपेशन ऑफ मिसफॉर्चून जो हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी बुरी काम के बारे में पहले से कहीं मुझे मेरे साथ जो है ना ऐसा बुरी होने वाला है, और असल में वो होता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंस एप्रीहेंशन। आपको पियर फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पियर है और जो ओरिजिनल पियर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो पियर आपको फील शुरू होना होता है ना, ये इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल पियर होता है, मतलब विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रियलिटी। इसमें कोई रियलिटी नहीं होता इस पियर में, जैसे कि हमने सांप का एग्जांपल दे दिया। लेकिन जो असल में पियर होता है ना, तो पियर एंजाइटी में जो पियर आता है या रियल लाइफ में जो पियर आता है ना, तो वो क्या होता है, वो रेशनैलिटी पे बेस करवाता है। लेकिन एंजाइटी में जो पियर होता है ये इरेशनल और डिसप्रोपोर्शनल होता है। ओके। और टेरर एसोसिएटेड विद, टेरर भी खौफ है, एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम। तो फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम इसमें आपको आते हैं। फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम का मतलब ये कि आप ये फील्स करवाते हो कि मेरे साथ अब कुछ खराब होने वाला है, मेरे साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। तो ये क्या होता है, ये एप्रीहेंशंस आपको आती है, आपको फियर्स आती है, आपको टेरर्स आते हैं, और ये टेरर्स से आप क्या फील करवाते हो कि मेरे साथ जो है ना आप कुछ बुरे होने वाला है। एंड इंटेंस फिजिकल डिस्कम्फर्ट, और इसमें आपको फिजिकली बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। आप जो है ना एक जगह बैठ नहीं सकती, इधर उधर घूमना फिरना शुरू करवा देती हो, चीखना वो शुरू कर, चीखनी शुरू, आवाज़ें निकालना शुरू कर देती हो। ठीक, क्या होता है, इंटेंस फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ओके। तो ये था कि इसका ड्यूरेशन लॉन्गर होता है एंड नो रिथमिसिटी। अगर इसका ड्यूरेशन लॉन्गर हो गया और रिथमिसिटी इसमें नहीं रहा, मतलब विद इन रिदम नहीं आ रहा था, मतलब एक अटैक जो है ना 1 महीने में आ गया, दूसरा अटैक 2 महीने बाद आ गया, तीसरा जो है ना 5 महीने बाद आ गया, नो रिथमिसिटी इसमें था, और प्रोलॉन्ग हो गया, मतलब 4 अटैक्स पर मंथ नहीं आ गई, तो फिर उसको हम पैनिक एंजाइटी कहते हैं, न कि पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फिर उसको हम नहीं कह सकते। ओके। अब पैनिक अटैक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं? तो फर्स्ट वन इज फाइट एंड फ्लाइट सिम्टम्स। कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है रेसिंग हार्ट। रेसिंग हार्ट का मतलब है आपका हार्ट रेट एकदम जो है ना इमीडिएटली वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपको चेस्ट पेन फील होना शुरू हो जाता है। चेस्ट पेन आपको क्यों फील होती है? क्योंकि आपके जब आपके रेसिंग हार्ट शुरू हो जाती है, आपको हाइपर वेंटिलेशन आपको शुरू हो जाता है। क्या होता है हाइपर वेंटिलेशन? आप जल्दी जल्दी से ब्रीथिंग वो शुरू करवाते हो, तो इस वजह से आपकी जो रिब्स होती है ना, उस रिब्स की कंप्रेशन रिलैक्सेशन चेंज है ना, और आपके हार्ट की ओवर एक्टिविटी की वजह से जो है ना क्या होता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है ना उसकी स्पाज्म्स हो जाते हैं, और उसके स्पाज्म की वजह से क्या होता है, फिर आपको चेस्ट पेन जो है ना वो फील शुरू होना हो जाते हैं। डेजीनेस आपको होता है, साथ में नाजिया भी होता है, और चॉकिंग सेंसेशन भी आपको होता है। इसमें चॉकिंग सेंसेशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी इसमें आपको आती है, और नमनेस भी साथ में जो है ना इसमें फील होता है। आपको टेंगलिंग सेंसेशन, कोई खारिश वगैरह इस तरह की टेंगलिंग सेंसेशन या बेचैनी से आपको शुरू होना जाती है। ट्रेमलिंग एंड डायपोरोसिस आपको होते हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाती है, आपको ट्रेमलिंग वो लर्जतारी आपकी शुरू होना हो जाती है। तो ये साइन सिम्टम्स फिर आप में क्या होते हैं, ये अपीयर होना शुरू हो जाती है। साथ में इसके साथ फीलिंग ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक। आपको इसे फील हो रहा है कि मुझे अभी हार्ट अटैक होने वाला है और मैं अभी जो है ना मरने वाला हूँ। फीलिंग ऑफ गोइंग क्रेजी, आपको ऐसे फील होगी कि मैं पागल बनने वाला हूँ। ओके। फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, आप जो है ना आप कहते हो कि मुझे जो है ना अभी अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मैं बिल्कुल खुद में नहीं हूँ, मेरे सामने कोई भी ना आ जाओ, ऐसा नहीं कि मेरी हाथ से जो है ना कोई मारा जाए। ओके। डिक्रीज परसेप्चुअल एबिलिटी, आपका जो परसेप्शन होते हैं ना, आपकी जो फीलिंग्स होते हैं या आपकी सेंसेशंस होती है, तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंड डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं, जो थिंकिंग एबिलिटी, जो मेमोरी आपकी होती है, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब ये सारी सिम्टम्स है, लेकिन लाजमी है
कि आपको अगर आप पैनिक अटैक किसी बीमारी को पैनिक अटैक में शामिल करवाना चाहते हो तो इन सिम्टम्स में मिनिमम जो है ना आपको 4 सिम्टम जरूर हो। ये जो सिम्टम हमने बताई ना, इन सिम्टम में अगर मिनिमम 4 सिम्टम्स हो तो फिर आप उस डिजीज को जो है ना आप क्या करवाते हो, एज अ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर आप उसको डायग्नोज करवा सकते हो। ओके, फिर इसके बाद जो है ना अब जो DSM-4 है, तो DSM-4 में ऐसा है कि जो एगोराफोबिया है और पैनिक डिसऑर्डर है, तो इन दोनों को जो है ना लिंक किया गया है कि एगोराफोबिया के बारे में बाद में जो हमारा फोबिया वाला डिसऑर्डर है तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस कराएंगे व्हाट इज एगोराफोबिया। लेकिन इधर जो DSM-4 है, तो DSM-4 में एगोराफोबिया और इन दोनों को लिंक करवाया गया है, लेकिन DSM-5 में फिर एगोराफोबिया को अलग डिजीज करार दिया गया है। ये अलग डिसऑर्डर फिर करार दिया गया, एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप है लेकिन अलग कैटेगरी में इसको डाला गया है। लेकिन यहाँ पे DSM-4 में दोनों कनेक्टिवली वो बनाए किए गए, तो इस वजह से भी इधर हम कनेक्टिवली पलटे। एगोराफोबिया बेसिकली क्या होता है, एगोराफोबिया में हम डिटेल से पलटे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टच देती कि fear of being in place or situation from which escape might be difficult or help might not be available। आप जो है ना ऐसा आपको ऐसा फियर शुरू होना हो जाती कि आपको ऐसा खौफ आने लग जाती है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि अगर मैं इधर फंस जाऊँ तो इससे जो है ना मुझे निकलना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप क्लास में हो और क्लास में इर्द गिर्द जो है ना सारा क्राउड है, आप जो है ना ये आपकी सोच में आ गया कि अभी अगर इधर जो है ना अर्थक्वेक शुरू हो गया तो मैं किसी तरह जो है इधर से निकल सकूंगा। तो आपकी ये फियर जो है ना रफ्ता बढ़ना शुरू हो जाती है और वो जो है ना आपको एगोराफोबिया में तब्दील होना हो जाते हैं। ओके, फिर इसके असेसमेंट हम किस तरह करवाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर अलॉन्ग विद द एगोराफोबिया। तो पैनिक डिसऑर्डर का तो आपने पढ़ लिया कि पैनिक डिसऑर्डर की जितनी भी सिम्टम्स थी, तो पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया में पैनिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स भी होगी और साथ में जो है ना एगोराफोबिया की सिम्टम्स भी होगी। इन एडिशन अफेक्टेड पर्सन एक्सपीरियंस अ फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस or situation from which escape might be difficult or in which help might not be available in the event of panic attack। तो इसमें कैसा होता है कि आपको एगोराफोबिया की जो सिम्टम्स है वो भी शुरू होना हो जाती है। तो एगोराफोबिया क्या है कि आपको पैनिक अटैक्स के वक्त जो है ना आपको कोई इंटेंस सिचुएशन आ जाए और आप ऐसा फील करवा रहे हो कि अब जो है ना इधर से जो है ना मैं किसे निकलूंगा, तो फिर इसी सोच की वजह से जो है ना आपको एगोराफोबिया होते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर एगोराफोबिया में दोनों की साइन सिम्टम्स होगी। ओके, ये पैनिक डिसऑर्डर एगोराफोबिया था। अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी जो है ना DSM-5 और 4 दोनों में जो है ना ये सेम है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक अनरियलिस्टिक एंड एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी लास्टिंग एटलीस्ट 6 मंथ। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो सबसे पहले ये है कि आपका ये जो एंजाइटी है ये क्रॉनिक होता है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। कितना होता है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा, ये अनरियलिस्टिक या अनजस्टिफाइबल, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जितना भी एंजाइटी होता है ये होगा अनजस्टिफाइबल, अनप्रेडिक्टेबल होगा। एंड एक्सेसिव एंजाइटी, ये क्या होता है, एक्सेसिव हो जाता है। आपको जो है ना प्रोलॉन्ग भी होते हैं लेकिन प्रोलॉन्ग के साथ साथ एक्सेसिव भी हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड वरी लास्टिंग, और खफगी जो है ना आपको होती है, परेशानी होती है, लास्टिंग एटलीस्ट 6 मंथ। तो इतना प्रोलॉन्ग होता है कि ये क्या होता है 6 मंथ तक, सच में ये परसिस्टेंट भी होता है और प्रोलॉन्ग भी होता है। ओके, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक अगर कोई एंजाइटी आप में रही तो फिर वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। अब इसमें सिम्टम्स क्या होगी, आपको रेस्टलेसनेस जो फील होगा, फटीग फील होगा, डिफिकल्टी और कंसंट्रेटिंग, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगी किसी चीज में। साथ में जो है ना आपको इरिटेबिलिटी फील होगा, आपको मसल टेंशन फील होगी और स्लीप डिस्टर्बेंस आप में आती रहेंगी। ओके, अब ये जो सिम्टम्स है, तो ये सिम्टम जो है ना आपको मोस्ट ऑफ द डेज और मोस्ट ऑफ द वीक जो है ना आपको फील होगा। ऐसा नहीं हो कि आपको जो है ना महीने में एक मरतबा फील हो गया और 6 महीनों तक ये फील होता रहा, नहीं, फिर उसको जनरलाइज एंजाइटी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो सिम्टम है मोस्ट ऑफ द डे और मोस्ट ऑफ द वीक जो है ना ये आपको फील हो गया। ओके, अब इसको जो है ना हम प्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं, क्योंकि प्री फ्लोटिंग का मतलब ये कि प्री फ्लोट करवा दे। प्री फ्लोट का मतलब ये कि अनगोइंग सेंस ऑफ अबाउट सिम्टम्स विदाउट स्पेसिफिक कॉज। अब ये जो सिम्टम्स हमने बताए ना, ये सिम्टम, अब इन सिम्टम्स की अनगोइंग सेंसेशन जो किसी इंसान को फील हो रहा हो, अनगोइंग का मतलब ये कि विद द टाइम परसिस्टेंट सेंसेशन, अब अगर किसी को फील हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर।
तो यही तो हमने ऊपर कहा ना कि परसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं। तो इस वजह से हमको इसको कहते हैं प्री फ्लोटिंग, जो परसिस्टेंट होती है, जो जनरलाइज होती है। ओके, नेगेटिव थिंकिंग इसमें आपको आती है, साथ में जो है ना ओवर थिंकिंग भी आप जनरलाइज एंजाइटी में शुरू करवा देती हो। इसमें क्या होता है? फीलिंग ऑफ नर्वसनेस विदाउट एनी काज, मतलब ये कि आप जो है ना नर्वसनेस का शिकार हो जाते हो। कोई आपके साथ भी न बुरा हुआ है, न कोई अच्छी बात हुई है, लेकिन आप जो है ना नर्वसनेस आप में शुरू हो जाती है। आप जो है ना एकदम जो है ना क्या होती है, एक किस्म की बेचैनी में आप चली जाती है। दैट माइट गोइंग वेल बट यू स्टिल पैनिक। अब कोई ऐसा काम है जो अच्छा भी जा रहा है, लेकिन तब भी आप कहते हैं कि यार मेरी दिल को सुकून नहीं है, मैं तो मेरी दिमाग को जो है ना अभी रिलैक्सेशन नहीं है, ये काम जो है ना, ये काम क्या हो रहा है, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा। तो आपको अगर काम सही भी हो रहा हो तो आपको इस तरह की फीलिंग्स हो रही, तो ये फिर क्या होता है, ये फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। ओके, अब पैनिक और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों आप कंबाइन अगर हम पढ़ेंगे तो पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस हम पढ़ेंगे, पैनिक और जनरलाइज एंजाइटी की आप किस तरह इसको डायग्नोज करवाओगे। तो डायग्नोसिंग का सिंपली हम पढ़ेंगे, बाद में भी कई मरतबा आए हुए। सिंपली आप ये बात याद रखिए कि डायग्नोज जब आप करवाते हो तो इन चीज़ों की साइन सिम्टम्स भी करवाते हो, और साइन सिम्टम हमने इन दोनों की पढ़ी, पैनिक की भी पढ़ी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की भी पढ़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी है, तो पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी कब होगा उसको, जब उसको जो है ना रियल और परसीव थ्रेट टू बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी और सेल्फ कंसेप्ट, उसकी बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी को या सेल्फ कंसेप्ट को रियल या परसीव थ्रेट हो या खतरा उसको, चाहे वो रियल में हो चाहे वो परसीव्ड हो नहीं रियलिटी में, लेकिन उसको फील हो रहा हो। अब ये खतरा किस चीज़ को, उसकी बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी को, उसकी जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है या उसकी बॉडी फंक्शंस है, तो या बायोकेमिकल्स है, ये सारी हमने वो बायोलॉजिकल थ्योरी में पढ़ा था। तो बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी को, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस को जो है ना क्या वो खतरा हो, नॉर्मल फंक्शनिंग को उसमें खतरा हो, और साथ में जो है ना उसकी सेल्फ कंसेप्ट को, जो साइको सोशल थ्योरी हमने पढ़ा था कि उसकी बिहेवियर या उसका सेल्फ स्टीम, तो उसको उसकी सेल्फ एस्टीम खराब हो रहा हो या उसका बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी खराब हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं पैनिक लेवल एंजाइटी। अब दूसरा जो है ना पावरलेसनेस रिलेटेड टू एम्पियर कॉग्निशन। अब पैनिक जनरलाइज एंजाइटी में क्या होगा, पावरलेसनेस होगा, हेल्पलेसनेस होगा। इंसान जो है ना एलोन फील कर रहा होता है, हेल्पलेसनेस या डिस्पियर अपने आप को फील कर रहा है। और ये किस वजह से, क्योंकि उसका जो कॉग्निशन होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिमेज हो जाते हैं, वो एम्पियर्ड हो जाते हैं। ओके, फिर इसके साथ जो है ना इसके आउटकम्स क्या होगी। आउटकम्स का मतलब सिंपली ये जनरलाइज एंजाइटी और पैनिक की, कि जब आप इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस करवाओगे और जब इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या होता है, जब इससे जो है ना एक क्लाइंट निकल आता है, तो क्लाइंट एंजाइटी डिसऑर्डर में किस तरह भी बहुत से वक्त बाद जो है ना ट्रीटमेंट के इंटरवेंशन के बाद किस तरह फील कर रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं आउटकम। रिजल्ट क्या होगी हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस की या हमारी नर्सिंग प्रोसेस की, रिजल्ट क्या होगी। तो रिजल्ट क्या होगी कि द क्लाइंट इज एबल टू रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ एंजाइटी एंड इंटरवीन टू प्रिवेंट पैनिक लेवल्स। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है ना, अगर आपने इतना उसकी वो की नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो क्लाइंट इस हद तक जो है ना वो एबल हो जाएगा कि फिर जो है ना वो कहेंगे कि एंजाइटी की ये सिम्टम्स हैं और ये मुझे करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको अगर पैनिक लेवल के अटैक आ रहे हैं, तो जो है ना पहले से उसको ये पता चलता है कि यार मेरे साथ अब वही पुराना वाला कहानी होना है, इस वजह से जो है ना मुझे बाहर जाना है, इस प्रोग्राम से मुझे बाहर जाना है। तो फिर उसको जो है ना पता चलता है, साइंस उसको अपीयर हो जाते हैं। जैसा कि आपने बहुत सी लोगों को सुना होगा कि अभी जो है ना मुझ पे वो एलर्जी दोबारा मुझे आ रहा है, मुझे जो है ना अभी घर जाना है और थोड़ा सा आराम करनी है ताकि वो ना आ जाए मुझ पे। इस तरह की आपको जो है ना फिर वो साइंस सिम्टम्स आप पहचानना शुरू कर जाते हैं वक्त के साथ। uses coping mechanism to prevent panic anxiety when stressful situation occur। और आपके नर्सिंग प्रोसेस से जो है ना ये पेशेंट इतना वो एबल हो जाएगा कि फिर जो है ना वो डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना वो अपने लिए खुद ब खुद सेटअप करवाते हैं ताकि वो पैनिक लेवल की सिचुएशन मुझ पे ना आ जाए। और इस तरह की आपकी बहुत सी जो है ना वो एक्सपीरियंस हो जाती होगी कि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि उसको जो है ना पता चलता है कि मतलब उसको कोई लेवल कोई अटैक उसको आ रहा हो, तो उसको पहले से पता चलता है एक 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 1 घंटा पहले कि मुझे जो है ना अब वो पुरानी वाली कहानी मेरे साथ अब भी
फिर होने वाला है। तो फिर उसके खिलाफ जो है ना वो कोपिंग मैकेनिज्म, डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक है, या जो है ना स्लीपिंग करनी है, या कोई और किस्म की पेल्स वगैरह लेने, तो फिर वो कोपिंग मैकेनिज्म वो यूज करवाते हैं। वर्बलाइज एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ सिचुएशन ओवर विच ही और शी हैज नो कंट्रोल, और फिर जो है ना वो वर्बलाइज करवाते हैं। वर्बलाइज का मतलब है कि वो एक्सेप्ट करवाते हैं उन चीज़ों को जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, फिर वो समझ जाता है। लेकिन जब शुरू में जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करवाता, अगर उसको एंजाइटी भी हो, अगर उसको पैनिक लेवल के अटैक जो है, तो वो उसको जो है ना परमानेंट तस्वुर नहीं किया करती। लेकिन बाद में जो है ना उसे पता चलता है कि यार ये चीज़ वाकई में मेरे साथ है और ये जो है ना मुझसे चलने वाला नहीं है, वो उस बात को एक्सेप्ट करवाते हैं। ओके, तो है पैनिक लेवल की एंजाइटी। अब पैनिक लेवल एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आपकी क्या होगी, आप क्या प्लान करोगे इसके लिए? तो आपकी प्लानिंग ये होगी कि परसिवियर और पैनिक लेवल एंजाइटी स्टे विद द क्लाइंट। आप सबसे पहले जो है ना क्लाइंट के साथ आप टाइम गुजारोगे और उसको आप सपोर्ट दोगे। उसको कौन कौन सी सपोर्ट दोगे? तो उसको सपोर्ट आप थेरापी देंगे, आप उसके साथ बात ही करेंगे, उसको जो है ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह देंगे। रिड्यूस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, अब उन चीज़ों को आप रिड्यूस करवाएंगे जिसकी वजह से उसको ये अटैक्स या एंजाइटी हो रहा हो, उस चीज़ को रिड्यूस करवाओगे। कि डिमांड्स टू अ मिनिमम, उससे डिमांड नहीं करोगे, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करोगे, जितने भी मिनिमम हो सकते हो तो वो आप उससे करोगे। encourage physical activity like walking, administer medication in a timely manner, assist in relaxation breathing techniques। अब उसको कहोगे कि कौन कौन सी टाइप है आपने जो है ना ब्रीथिंग टेक्निक जो है ना वो लेनी है। ब्रीथिंग टेक्निक्स आप उसको बताओगे। टीच टू लिमिट निकोटीन कैफीन, निकोटीन या अगर वो सिगरेट वगैरह कर रही हो या कोई कैफीन वगैरह चाय वगैरह पी रही है, तो उसको आप कहोगे कि ये चीज़ें आपने क्या करनी है, कम करनी है, क्योंकि ये एंजाइटी डिसऑर्डर का काजेज हो सकते हैं। प्रोमोट स्लीप विद कंफर्ट मेजर्स, और आप जो है ना उसको कहोगे कि आप अपनी स्लीप की टाइमिंग को इंक्रीज करवाओ। आप जो है ना अपने लिए कंफर्ट मेजर जो है ना ढूंढो, कहीं वॉकिंग, कहीं ट्रिप वगैरह इस तरह के अरेंज करवा लो अपने लिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये फिर खत्म हो जाती है। तो ये क्यों? क्योंकि ये इमोशनल प्रॉब्लम है, एंजाइटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और इसके लिए जो है ना आपने फिर ट्रीट करना है साइकोलॉजिकली या इमोशनली इंसान को फिर आपने ट्रीट करवाना है। अच्छा, अब दूसरा जो वो है वो फोबिया है। अब फोबिया क्या है? बेसिकली फोबिया परसिस्टेंट, तो ये फोबिया भी याद रखिए ये दोनों में है, DSM 5 में भी है, DSM 4 में भी है और 5 में भी अंडर द एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में ये आते हैं फोबियस। अब फोबिया क्या? परसिस्टेंट इरेशनल फियर व्हिच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और सिचुएशन। अब इसमें क्या होता है? परसिस्टेंट इरेशनल फियर। अब इसमें क्या होता है? आपका फियर इरेशनल फियर होता है व्हिच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और सिचुएशन। अब इसमें जो है ना आपका फियर के बारे में आपको बताया कि फियर जो है ना ये इरेशनल होता है फोबियास में, या डिसप्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं, इरेशनल या डिसप्रोपोर्शनल, जिसका कोई जवाब नहीं होता, जिसका कोई रियलिटी नहीं होता, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। एज विच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब ये कि डिसप्रोपोर्शनल होता है या नॉट जस्टिफाइबल होता है टू द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और सिचुएशन। ऑब्जेक्ट को, एक्टिविटी को या सिचुएशन को ये क्या होता है? ये फियर अनजस्टिफाइबल होता है या अनप्रेडिक्टेबल होता है या डिसप्रोपोर्शनल होता है ये फियर। अब ये फियर क्या? फोबिया का मतलब सिंपल ये कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों से जो है आपको खौफ हो जाती है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करवाती। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोबियाज है आपको, और उस फोबिया की अकसाम को आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। फोबिया की मेजर 3 कैटेगरीज है। कौन सी 3 कैटेगरी? द फर्स्ट वन है स्पेसिफिक फोबिया, सेकंड वन है सोशल फोबिया, एंड द थर्ड वन है एगोराफोबिया। ओके, एगोराफोबिया के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस करवाया था, लेकिन ये इसके टाइप्स में आते हैं, इस वजह से इधर भी हमें इसको डिस्कस करवाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो है वो है स्पेसिफिक फोबिया है। अब स्पेसिफिक फोबिया क्या है? इंडिविजुअल कैन बी fearful or anxious about or avoidant of a circumscribed object or situation। अब इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक फोबिया में मेनली जो है ना इंसान क्या होता है? fearful हो जाता है या एनेक्शियस हो जाता है। किस चीज़ के बारे में? किस चीज़ के बारे में? आपकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं या सिचुएशंस होती है, या आपको जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो फील हो रहा है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो है ना आपको क्या फील हो रहा है? आपको फियरफुल या एनेक्शियस अपने आप को फील करवा रहे हो, या आप जो है ना मुख्तलिफ सिचुएशन से आप अवॉइडेंस इख्तियार करवा देते हो। अवॉइडेंस का मतलब है कि आप उस चीज़ को छोड़ते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को जो है ना आप फौरन जो है ना उससे उठ के चले जाते हो। ठीक है, ये फिर आते स्पेसिफिक फोबिया में। अब जो है ना आपने किसी खौफ की वजह से आपने ये काम किया हुआ होगा, तो ये क्या? इंडिविजुअल कैन बी फियरफुल एंड एनेक्शियस।
इसमें इंडिविजुअल पीयर फील होता है या एनेक्शियस होता है, ये फिर डिपेंड करवाता है सिचुएशन पे या ऑब्जेक्ट्स पे। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सिचुएशन इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन कौन सी ऑब्जेक्ट सिचुएशन है? द फर्स्ट वन इज एनिमल। अब जो है ना एनिमल से आपको पीयर लगना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर है। अब स्पाइडर होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन आप जो है ना उसको इज्यूम करवाते हो कि अभी जो है ना इधर स्पाइडर है, या आप जो है ना इधर स्नेक है और वो मुझे काटने वाला है। तो ये क्या होता है? ये इर्रेशनल होता है, पियर होता है, लेकिन पियर भी इर्रेशनल होता है। आपको लग रहा होता है कि सांप मुझे काटने वाले है, आपके इर्द गिर्द लोग आपको कहते हैं कि किधर है सांप, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप कहते हो कि उधर है, मुझे जो है ना वो काटने वाला है। अभी क्या होता है? ये एनिमल एनवायरमेंट भी हो सकता है। एनवायरमेंट में फॉर एग्जाम्पल आपको हाइट से डर लगता है, आपको वाटर से पानी से डर लगता है, आपको फायर से आग से डर लगता है, साथ में ब्लड इंजेक्शन टाइप ऑफ वो होता है स्पेसिफिक फोबिया, जिसमें आपको नीडल से डर लगता है, या आपको डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर से आपको जो है ना टेबलेट्स लेने से आपको डर लगता है, आपको ब्लड टेकिंग से आपको डर लगता है। तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल आप एरोप्लेन में नहीं बैठ सकती, एरोप्लेन से आपको डर लगता है, या इनक्लोज स्पेस हो, कोई तंग सा जगह हो या कोई अलग रूम हो, तो उसमें आपको डर लगता है कि अभी जो है ना मुझे यहाँ पे कुछ बुरे मेरे साथ हो जाएगा। ओके, फिर बेसिकली ये क्या होता है? इट हैव नो कॉग्निटिव आइडिएशंस। तो ये याद रखिए कि इसकी फीचर्स में या इसकी सिम्टम्स में कॉग्निटिव आइडिएशंस नहीं होते। मतलब आप इसके बारे में पहले से नहीं सोचती कि जिस तरह की एंजाइटी में जो है ना जो हमने पढ़ा अभी एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी में आप इस चीज़ के बारे में जो है ना पहले से सोचते हो, एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है ना बहुत सी बार आप सोचते उसकी आपकी उस थिंकिंग की बहुत बाद जो है ना आपको फिर आते पैनिक अटैक्स वगैरह आते। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एकदम जो है ना आपका पीयर शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसमें कॉग्निटिव आइडिएशन नहीं होती, थॉट्स जो है ना ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती एज इन अदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। बट पीयर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज इमीडिएटली इंड्यूस्ड बाय फोबिक सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें फोबिक सिचुएशन से एकदम आपको फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप क्राउड में हो, तो क्राउड में आपको एकदम फील हो रहा है कि अभी इससे मैं कैसे निकलूंगा, और आपको एकदम जो है ना क्या होता है? पीयर शुरू होना हो जाती है। तो फिर क्या होता है? ये स्पेसिफिक फोबिया है जो फोबिक सिचुएशन से एकदम आपको इमीडिएटली आपको लग जाता है। अब स्पेसिफिक फोबिया की टाइप्स कौन कौन सी है? तो इसमें आते हैं एक्रोफोबिया जो हाइट से आपको लगता है, अल्गोफोबिया जो पेन से आपको लगता है। पेन का मतलब ये कि आपको जो है ना फील हो रहा हो अपनी सारी बॉडी में आपको पेन फील हो रही है, या कोई आपने पहले से जो है ना आपने कई टक्कर खा लिया है या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है और आप उस पेन को आप याद कर रहे हो। ठीक है, एल्गोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया में आपको थंडरस्टॉर्म से, लाइटनिंग से। क्लस्ट्रोफोबिया में आपको जो है ना एंक्लोज स्पेसेस से आपको डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में वाटर से आपको डर लगता है। मेनोफोबिया में आपको बीइंग एलोन, अकेलेपन से आपको डर लगता है। माइजोफोबिया में आपको डर लगता है किसी से कंटेमिनेशन और जर्म से आपको डर लगता है। आप जो है ना किसी जर्म्स के पास, आप मामूली से भी कोई चीज़ हो, मामूली से भी डिस्कार्डेड चीज़ हो, तो आप उसके पास नहीं जा सकते। आप जो है ना फियर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और इनेक्शियस बन जाते हो आप। नेक्टोफोबिया मतलब आपको डार्कनेस, तारीकी से आपको डर लगता है। अकोलोफोबिया में आपको जो है ना क्राउड से डर लगता है। पेथोफोबिया में आपको डिजीज से डर लगता है। एंड पायरोफोबिया में आपको फायर से डर लगता है। ज़ूफोबिया में आपको एनिमल, सम पर्टिकुलर एनिमल से आपको डर लगता है। तो ये सारी ऐसी चीजें जिसको इंसान को इन चीजों से डर लगता है, लेकिन वो थोड़े से लिमिटेड है। तो इसमें आपको डर लगता है, लेकिन ओवर फियरफुल, ओवर एनेक्शियस या ओवर फियरफुलनेस आपको लग जाती है। इस वजह से फिर आपके ये होते हैं स्पेसिफिक फोबिया में। ओके, तो ये स्पेसिफिक फोबिया मेनली जो है ना स्पेसिफिक फोबिया, फिर DSM-5 में भी फोबिया को स्पेसिफिक फोबिया का नाम दिया गया है। ओके, अब जो है ना स्पेसिफिक फोबिया की बात कर आते हैं सोशल फोबिया। अब DSM-5 में, DSM-4 में तो ये सोशल फोबिया है, लेकिन DSM-5 में इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। तो ये रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ जो है ना ये चीज़ें जहन में याद कर लिया करो, ताकि फिर कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो आपको पता हो कि सोशल फोबिया को DSM-4 में क्या कहते हैं, DSM-5 में इसको क्या किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? सोशल फोबिया में एक्सेसिव फियर ऑफ सोशल सिचुएशन और परफॉर्मेंस सिचुएशन इन व्हिच द अफेक्टेड पर्सन माइट डू समथिंग एम्ब्रेसिंग और बी इवैल्यूएटेड नेगेटिवली बाय अदर। अब इसमें क्या होता है? आपको सोशल फियर फील होता है। सोशल फियर या सोशल सिचुएशन में आपको फियर फील होना, जो स्पेसिफिक फोबिया का हमने पढ़ा ना, तो वो इंडिविजुअल सिचुएशन में आपको फील हो रहा था। अब इधर जो है ना आपको सोशल सिचुएशन में और परफॉर्मेंस इन सोशल सिचुएशन इन व्हिच द अफेक्टेड पर्सन माइट डू समथिंग एम्बैरेसिंग। अब जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको फोबिया फील हो रहा है, तो कोई ऐसा काम कर जाता है जो एम्बैरेसिंग हो, उसके लिए जो है ना
क्या वो शर्म फील कर रहा हो उस पे, और बी एवेलुएटेड नेगेटिवली बाय अदर, या उस पे जो है ना वो लोग नेगेटिवली उसको एवेलुएट करें, तो फिर उस चीज का उसको इतना पियर हो जाता है, इतना पियर हो जाता है कि फिर जो है ना वो सोशल सिचुएशन से मुकम्मल बायकाट करवाया जाता है। ओके, तो फिर वो क्या होता है, फिर सोशल फोबिया कि आप सोशल इंटरेक्शन में फिर आप इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर क्या होता है, वो सोशल फोबिया होता है। और फिर इसके बाद जो है ना एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया के बारे में मैंने आपको बताया कि ये तो DSM-4 में जो है ना पैनिक डिसऑर्डर और उसके साथ लिंक में आते हैं, लेकिन DSM-5 में इसका अलग कैटेगरी है, अलग कैटेगरी आपको द एंजाइटी डिसऑर्डर की एक अलग टाइप है ये एगोराफोबिया DSM-5 में। ओके, अब ये जो है ना फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस और सिचुएशन फ्रॉम व्हिच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको एकदम ये फील हो रहा है कि अब इस सिचुएशन से मैं किस तरह जो है ना इस सिचुएशन से मैं निकलूंगा, या मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता, मेरा कोई इधर हेल्पफुल बंदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अकेली जगह में हो और आपको एकदम ये फील हो जाए कि इधर तो कुछ भी नहीं है, न घर है न कोई बंदा है, मुझे अगर कोई अब इधर आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई डाकू वगैरह आ जाए, तो मुझे किस तरह जो है ना इधर से मैं निकलूंगा। तो फिर ये क्या होता है, फिर ये आपका एगोराफोबिया होता है। इंडिविजुअल में बी फियरफुल और एंग्शियस अबाउट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इन सिचुएशन में जो है ना 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशन में वो क्या होता है, वो पियर फील हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, आपको अगर एकदम ये ख्याल आ जाए कि यार अभी जो है ना अगर इधर बहुत ज्यादा लोग हैं, अभी इधर अर्थक्वेक शुरू हो जाए, या अभी इस गाड़ी में आग लग जाए, तो मैं इस इतनी हुजूम में मैं कैसे निकलूंगा। या आपको जो है ना बीइंग एन ओपन स्पेस, आप एक खुला मैदान में हो और एकदम आपको ये फीलिंग आ जाए कि इधर तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे आपको कुछ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, तो कौन मेरा ख्याल रखेगा, कौन मुझे हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। बीइंग एन क्लोज स्पेस, आप किसी क्लोज स्पेस में आप हो, आपको डायरेक्ट डर लग जाए कि अभी कोई मेरे सामने आ जाएगा और मुझे वो काट देगा, तो मैं किधर इससे भागूंगा। ओके, स्टैंडिंग इन लाइन इन क्राउड, लाइन में आप खड़े हो, डायरेक्ट जो है ना क्राउड में आप खड़े हो, डायरेक्ट आपको फील हो जाए कि आप जो है ना इस इतनी हुजूम में मैं किस तरह जो है ना बाहर निकलूंगा। आउटसाइड आप होम एलोन, या घर से आप बाहर हो, अकेले हो, और आपको ये फील हो जाए कि अब इधर तो कुछ भी नहीं है और मैं क्या करूंगा। फिर तो ये क्या होता है, ये मामूली मामूली सी बातें होती, लेकिन फिर ये जो बंदा होता है जो डिजीज पर्सनालिटी या डिसऑर्डर इसको लग जाते हैं, तो फिर ये उसमें एक्सेसिवनेस इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको हम कहते हैं एगोरा फोबिया, फिर उसको हम कहते हैं। ओके, अब इसके जो है ना फोबियास की नर्सिंग डायग्नोसिस किया है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस साइंस सिम्टम हमने पढ़ी, वही नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसमें जो है ना पहला वाला पियर होगा। अब पियर किस वजह से होगा, क्योंकि आपको शेमनेस फील होगा टू सेल्फ एंड फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों लोगों के सामने आप अपने आप को जो है ना जाहिर नहीं करवा सकोगी। टू बीइंग इन प्लेस फ्रॉम व्हिच वन इज अनेबल टू एस्केप, ऐसी जगह में हो कि उससे निकलना मुश्किल हो। आर टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, या किसी खास स्टिमुलस को जो है ना आप पियरफुल हो जाते हो, कोई स्नेक है, कोई स्पाइडर है, कोई सिचुएशन है जिसको आप जो है ना पियरफुल हो जाते हो। सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू पियर्स ऑफ बीइंग इन प्लेस फ्रॉम व्हिच वन इज अनेबल टू एस्केप, ऐसी जगह में आप हो जिससे निकलना जो है ना आपके लिए क्या हो जाए, वो हो जाए, निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता हूँ, या अब बहुत ज्यादा हुजूम है, तो इस वजह से जो है ना आप सोशल आइसोलेशन में चले जाते हो। ओके, अब फोबियास के आउटकम क्या होगी, आपको जो है ना किस तरह एक पेशेंट जो है ना वो अच्छा फील कर रहा होगा, तो तब वो अच्छा होगा, तब आपका प्रोसेस कम वो होगा बेनिफिट्स में होगा जब क्लाइंट ये फील करवाए इज एबल टू फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। अब उसको जो है ना फोबिक सिचुएशन भी है, फोबिक ऑब्जेक्ट भी, लेकिन तभी जो है ना वो इसके साथ इतना आदी हो गया कि वो जो है ना अब अपना फंक्शन नॉर्मली करवाते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि मुझे लोनलीनेस में नहीं जाना है, मुझे क्राउड में नहीं ले जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करवाते हैं, वो अपने लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, टीचिंग करवाता है, बाहर काम काज करवाता है, पैसा कमाता है, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो एडाप्ट हो जाता है। तो जब कोई बंदा एडाप्ट होता है तो उसका वो पॉजिटिव आउटकम है फोबिया का। हाँ, यूजेस कोपिंग मैकेनिज्म टू मेंटेन एंजाइटी एट अ मैनेजेबल लेवल। अब वो कोपिंग मैकेनिज्म यूज करवाते हैं ताकि वो उस एंजाइटी को क्या करवाए, कोप करवाए। वॉलंटियरली अटेंड ग्रुप एक्टिविटीज एंड इंटरेक्ट विद पीयर, अपने अनजान लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करवाते हैं। वो जो है ना क्या वॉलंटियरली जो है ना किसी ग्रुप में वो हेल्प करवाते हैं ताकि उसके ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये जो फोबिया, ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या आते हैं, फोबियास के इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं कि डो नॉट फोर्स क्लाइंट टू बी इन कांटेक्ट विद फोबिक ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें जो है ना अगर कोई आपके साथ वो फोबिक
क्लाइंट है तो फोबिक क्लाइंट को आप उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं लेके जाओगे जिससे उसको फोबिया लगता है। ओके, हेल्प द क्लाइंट डिस्क्राइब फीलिंग्स प्रियर टू रिस्पॉन्स टू अ फोबिक ऑब्जेक्ट। अब उस क्लाइंट को आप इतना जो है ना उसको स्पेस दे दोगे, इतना आप उसके साथ क्लोज हो जाओगे ताकि वो आपको डिस्क्राइब करवाए उन चीज़ों को जिसको वो एक्सपोज होने से जो है ना उसको फोबिया होता है, ताकि वो आपको इस फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना इस पेन से डरता हूँ, मैं फोबिक पेशेंट हूँ। अब जो है ना अब मेरे पास जो है ना एक नर्स है और वो नर्स मुझे क्या करवाता है, मेरा वो करवाता है, नर्सिंग प्रोसेस मुझ पे इम्प्लीमेंट करवाता है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या करवाएगा, वो मुझे इतना वो करवाएगा, मायूस करवाएगा अपने साथ, ताकि मैं उसको सब कुछ बता दूं इस चीज़ के बारे में कि मुझे इसी जाने से पहले मुझे कौन कौन सी फीलिंग्स आ रहे होते हैं। तो फिर उससे जो है ना आप कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो है ना अपना वो उसको एक्सप्लेन करवा सकते हो। हेल्प आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोपिंग मैकेनिज्म। अल्टरनेट कोपिंग मैकेनिज्म आपने कौन कौन सी यूज करनी टू मैनेज एंजाइटी अबाउट एनकाउंटरिंग अ फोबिक सिचुएशन। फोबिक सिचुएशन आने से पहले आपने कौन कौन से फोबिक मैकेनिज्म जो है ना वो यूज करने, तो वो भी फिर आपने पेशेंट को बताने। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट के साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसा कि कोई मेडिटेशन वगैरह हो गया, योगा हो गया, या मसल टेंशन को लॉस करना है, या कोई ब्रीथिंग आप उसको कहे कि डीप डीप ब्रीथ ले लो, आप जो है ना नमाज पढ़ लो, आप तिलावत कर लो। तो ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसको इस आदमी को जो है ना क्या होता है, रिलैक्सेशन फील होता है। तो ये था वो डिसऑर्डर थी ये जो DSM-4 और 5 में मुश्तरक थी दोनों में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें हम वो डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो सिर्फ DSM-4 में है लेकिन DSM-5 में नहीं है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, वो हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम सिर्फ वो डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो सिर्फ जो है ना DSM-5 में है और DSM-4 में वो अंडर द एंजाइटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन में नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।